हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा ये नेशनल मूवमेंट वाला जो पार्ट है ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट लीडर्स। जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट के हमारे इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे और इसके साथ ही हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे आर्ट एंड कल्चर। राइट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमारा आज का टॉपिक है माउंटबेटन प्लान। आज हम माउंटबेटन प्लान पढ़ेंगे, उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का उसके बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, किस तरह से स्टेट्स इंडिया का पार्ट बनी। राइट। तो माउंटबेटन प्लान की बात करते हैं। इसको 3 जून प्लान भी बोला जाता है। राइट। ये 3 जून 1947 को आया था, तो इसलिए इसको 3 जून प्लान भी बोला जाता है और माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। अब माउंटबेटन कौन थे? जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये इंडिया के वाइसरॉय थे। पहले कौन थे? लॉर्ड वेवल थे। लॉर्ड वेवल के बाद आए थे लॉर्ड माउंटबेटन, इंडिया के वाइसरॉय बने थे। अब डिफरेंस क्या था? दोनों में डिफरेंस था कि जो माउंटबेटन थे ना, ये मोर डिसिसिव थे। इनका जो डिसीजन लेने का प्रोसेस था बहुत फास्ट था। ये क्विकली डिसीजन लेते थे। राइट। जो पहले वाले वाइसरॉय थे वो इतना क्विकली डिसीजन नहीं लेते थे। ये क्विकली डिसीजन लेते थे जो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब यहाँ पे इनके पास क्या ऑप्शन थे? इनके पास 2 ऑप्शन थे। एक था कि यूनाइटेड इंडिया बनाना है, दूसरा था इंडिया को डिवाइड करना है। तो इनके पास ये 2 ऑप्शन थे टिल अक्टूबर 1947 कि अक्टूबर 1947 तक हमें या तो यूनाइटेड इंडिया बनाना है या फिर इंडिया की डिवीजन करनी है, इसको डिवाइड करना है, अलग अलग कंट्रीज बनानी है इंडिया और पाकिस्तान, और उसके बाद हमें पावर्स को ट्रांसफर कर देना है। अब जो 3 जून प्लान आया था, 3 जून प्लान में इन्होंने क्या अनाउंस करा? 3 जून प्लान के अंदर इन्होंने अनाउंस करा कि पार्टीशन के केस में 2 डोमिनियंस बनेंगे और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनेगी। राइट। पार्टीशन होगी और उस केस में 2 डोमिनियंस बनेंगे, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनेंगी और उसके बाद जो पावर्स है वो 2 डोमिनियंस को हैंड ओवर कर दी जाएगी बाय 15 अगस्त 1947। राइट। 15 अगस्त 1947 को हम 2 कंट्रीज बनाएंगे, 2 डोमिनियंस बनाएंगे और उनको पावर्स जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। अब 2 डोमिनियंस बनाने हैं तो उसके लिए लोगों का भी फेवर जानना जरूरी था कि लोग किसके फेवर में है, इंडिया के फेवर में है, पाकिस्तान के फेवर में है। तो उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए इन्होंने जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला एरिया था वहां पे इन्होंने करवाया रेफरेंडम। रेफरेंडम में क्या होता है? रेफरेंडम के अंदर वोटिंग होती है। तो यहाँ पे इन्होंने वोटिंग करवाई, रेफरेंडम करवाया था इन फेवर ऑफ पाकिस्तान के। वहाँ के जो लोग हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस वाला जो पार्ट है जिसको ये पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, क्या वहाँ के लोग पाकिस्तान के फेवर में है या नहीं है? तो उसके लिए वहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया, वोटिंग करवाई गई, लोगों का जो व्यू पॉइंट था वो जानने के लिए। राइट। अब उसके बाद आती है प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कौन सी है? जहाँ पे उस टाइम पे लोकल रूलर्स रूल करते थे। राइट। एक नॉर्मल स्टेट्स थी, नॉर्मल स्टेट्स यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था, प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पे लोकल रूलर्स हुआ करते थे। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी इनको 3 ऑप्शंस दिए इन्होंने। कौन कौन से? एक तो आप इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, सेकेंडली आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो और तीसरा ऑप्शन दिया कि आप अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो ये इनको ऑप्शंस दिए गए जो प्रिंसली स्टेट्स थी। अब देखो यहाँ पे डिवीजन हो रही है, कंट्रीज बन रही है, एक पाकिस्तान बन रहा है, एक इंडिया बन रहा है। तो उनकी बाउंड्रीज सेटअप करनी है कि कौन सा एरिया पाकिस्तान का होगा, कौन सा इंडिया का होगा। तो वो बाउंड्रीज सेटअप करने के लिए जो बाउंड्री कमीशन था, बाउंड्री कमीशन सेटअप किया गया। दोनों कंट्रीज की बाउंड्रीज को डिसाइड करने के लिए एक बाउंड्री कमीशन ये लेकर आए। राइट। अब जो माउंटबेटन प्लान था, माउंटबेटन प्लान में क्या था कि इंडिया को डिवाइड करना है बट विथ मैक्सिमम यूनिटी।
इंडिया की डिवीजन तो होगी, लेकिन वहां पे जो यूनिटी होगी ना वो भी मैक्सिमम होगी। जैसे कि एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन्होंने अलग करके उसकी कंट्री बनाई और दूसरा हिंदू मेजोरिटी एरिया आ गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम यूनिटी रिटेन करना इनका अल्टीमेट एम था, जो माउंटबेटन प्लान था उसके अंदर, राइट। तो यहाँ पे फिर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बनना था उसके लिए इंडिया का कौन सा पार्ट डिवाइड हुआ था? एक तो पंजाब वाला। अब देखो जो पंजाब था उस टाइम पे, पंजाब बहुत बड़ा स्टेट था। जब पार्टीशन हुई तो उसके बाद पंजाब का आधा पार्ट जो था वो पाकिस्तान में चला गया और आधा पार्ट इंडिया में रह गया। तो पंजाब और बंगाल, पंजाब और बंगाल की भी डिवीजन हुई थी। तो बंगाल का भी आधा पार्ट ईस्ट पाकिस्तान बना था 1947 में, जो कि बाद में बांग्लादेश बना था, राइट। तो उस टाइम पे पंजाब एंड बंगाल दोनों की पार्टीशन होनी थी। तो उसी लिए जो पंजाब एंड बंगाल असेंबलीज थी, इनकी मीटिंग हुई, वहां पे जो हिंदू एंड मुस्लिम्स थे उनकी वोटिंग करवाई गई पार्टीशन के लिए, कि कौन सा एरिया पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है और कौन सा एरिया इंडिया के साथ आना चाहता है। तो वहां पे जो वोटिंग हुई थी पार्टीशन के फेवर में ही वोटिंग तो जाएगी, क्योंकि आधे लोग जो थे वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे और आधे थे जो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। तो पार्टीशन को लेकर पार्टीशन के फेवर में वोटिंग हुई और उसके बाद बंगाल का जो एरिया पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था बेसिकली, जिसको ईस्ट बंगाल बोलते हैं, बंगाल का जो ईस्ट वाला पार्ट था, राइट। बंगाल का जो ईस्ट वाला पार्ट था वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था, तो उसको बना दिया गया ईस्ट पाकिस्तान। उस टाइम पे, बाद में बांग्लादेश बना था, उस टाइम पे वो जो बांग्लादेश था वो क्या था, ईस्ट पाकिस्तान बना था 1947 के अंदर। हम बात कर रहे हैं 1947 की, राइट। तो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान बना और पंजाब का जो वेस्ट वाला पार्ट था वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था, तो वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो गया। तो इस तरह से पार्टीशन हुई थी। और उसके बाद आता है सिलहट वाला एरिया, जो ईस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट था ये सिलहट। तो सिलहट को लेकर उस टाइम पे बात हो रही थी कि ये इंडिया का पार्ट बनेगा या पाकिस्तान का बनेगा। तो वहां पे अगेन रेफरेंडम हुआ, वोटिंग हुई और अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला कि जो सिलहट था ये किसका पार्ट बन गया, इसने ज्वाइन करा पाकिस्तान को। प्रेजेंट डे ये बांग्लादेश के अंदर है सिलहट वाला एरिया, राइट। उसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इंडिया की पार्टीशन हो चुकी है, डिसाइड हो चुका है कौन सा एरिया पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा, कौन सा इंडिया को ज्वाइन करेगा। उसके बाद 18 ऑफ जुलाई 1947 के अंदर जो भी ये डिवीजन माउंटबेटन प्लान के अंदर हुई थी उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी रेटिफाई कर दिया और इसको नाम दे दिया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। अब यहाँ पे मेजरली दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बन रहे हैं, कौन कौन से? एक था इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान। दो डोमिनियंस बन रहे हैं, इंडिया एक कंट्री बन रहा है, दूसरा कंट्री बन रहा है यहाँ पे पाकिस्तान। अब दो कंट्रीज बन रहे हैं तो दोनों के अलग अलग हेड होंगे, अलग अलग वाइस रॉय होंगे। तो यहाँ पे दो डोमिनियन बने तो इंडिया का अलग से वाइस रॉय या गवर्नर जनरल यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों की डेजिग्नेशन सेम ही है, बस नाम का फर्क है, राइट। तो दोनों के अलग अलग गवर्नर जनरल बनाए गए, इंडिया का अलग बनाया गया, पाकिस्तान का अलग बनाया गया, राइट। और जो फिर ब्रिटिश पावर पहले इंडिया में थी तो 15 अगस्त 1947 के बाद वो ब्रिटिश पावर भी दोनों कंट्रीज के अंदर खत्म हो गई, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की। कब मिली थी इंडिपेंडेंस इंडिया को? 15 अगस्त 1947 को इंडिया को मिल गई इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया वालों ने, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्हीं को रिक्वेस्ट करा टू कंटिन्यू एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई लीडर सामने आ नहीं रहा था। तो इन्होंने माउंटबेटन को ही रिक्वेस्ट करा कि आप इंडिया के गवर्नर जनरल रहो जब तक हमारा आगे लीडर जो है वो डिसाइड नहीं हो जाता। दूसरी साइड पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान के पहले जो गवर्नर जनरल बने थे वो थे जिन्ना, राइट। पाकिस्तान के जिन्ना बने थे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे या वाइस रॉय बने थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, राइट। अब
पहले जो इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर असेंबली और काउंसिल्स काम कर रही थी स्टेट में, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स चले गए। तो उसके बाद ये अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, नई असेंबली बनाएंगे, नई काउंसिल्स बनेंगी। तो जो पुराने वाली ब्रिटिशर्स की बनी हुई थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसॉल्व हो गई। अब जो पुरानी असेंबली थी वो तो डिसॉल्व हो गई। अब नई तो एकदम से कॉन्स्टिट्यूशन या नई असेंबली तो नहीं बन सकती ना, तो एक दो दिन में, तो उसको लगता है टाइम। तो वो जो टाइम पीरियड था, ये वाला जो ट्रांजिशनल टाइम था, ट्रांजिशनल टाइम मतलब कि जो पिछली असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, नई अभी तक बनी नहीं है, राइट। पुरानी असेंबली डिसॉल्व हो गई है जो पुराने वाली थी, और नई अभी तक बनी नहीं है। इनके बीच का जो टाइम पीरियड था, तब तक के लिए इन्होंने क्या बोला, तब तक के लिए ये किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ये काम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग। जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाएगा, नई असेंबली बनेगी, उसके बाद फिर जो नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपना काम शुरू कर देंगे। तब तक के लिए ये वाला जो बीच वाला टाइम पीरियड है, तब तक ये काम करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट्स की इंटीग्रेशन की, कि इंडिया जो था, कौन कौन सी स्टेट्स इंडिया का पार्ट बनी और कौन कौन सी पाकिस्तान का बनी। और 1947 के अंदर जब इंडिपेंडेंस मिली थी, उस टाइम पे कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो इंडिपेंडेंट भी रह गई थी और बाद में उन्होंने आकर इंडिया को ज्वाइन करा था। उन स्टेट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टेट्स की इंटीग्रेशन में, स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में जो मेजर रोल प्ले करा था, वो करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, राइट। अब जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, 15 अगस्त 1947, यहाँ पे हम 15 अगस्त 1947 की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे उस टाइम पे 3 स्टेट्स ऐसी थी जो ना तो इंडिया को ज्वाइन करना चाहती थी और ना ही पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहती थी। कौन सी थी? एक तो था कश्मीर। कश्मीर ना इंडिया के साथ आना चाहता था ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। दूसरा था हैदराबाद। अगेन हैदराबाद भी दोनों में से किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। और तीसरा था जूनागढ़। जूनागढ़ भी ये गुजरात वाली साइड पड़ता है, तो ये भी दोनों में से किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये तीनों जो स्टेट्स थी वो इंडिया का पार्ट बन गई थी बाय साइनिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या होता है? जो एक तरह का एग्रीमेंट होता है कि हाँ, हम इंडिया का पार्ट अब बनेंगे, राइट। अब किस तरह से ये तीनों स्टेट्स इंडिया का पार्ट बनी, उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। अब 15 अगस्त 1947 में हमें मिली इंडिपेंडेंस। ये 3 स्टेट्स अलग रह गई अगस्त के अंदर। उसके बाद अक्टूबर 1947 में क्या होता है? अक्टूबर 1947 में जो कश्मीर के राजा थे, कश्मीर के राजा कौन थे? राजा हरी सिंह। तो कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तानी ट्रूप्स थी वो अटैक कर देती है, कश्मीर को इन्वेड करने की कोशिश करती है, उन पे अटैक करती है। जिसकी वजह से अब उस टाइम पे जो कश्मीर था, कश्मीर के पास इतनी आर्मी नहीं थी उनको उनका मुकाबला करने के लिए। जिसकी वजह से जो कश्मीर के राजा थे, राजा हरी सिंह, उन्होंने इंडिया वालों को रिक्वेस्ट करा, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनको रिक्वेस्ट करा कि आप हमारी हेल्प करो और हम इंडिया का, जो इंडिया है, इंडिया के साथ हम मिल जाएंगे, हम इंडिया का ही पार्ट बनेंगे। कश्मीर जो था, कश्मीर के जो राजा थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। जिसके चलते हुए इंडिया वालों ने अपनी आर्मी भेजी, कश्मीर की हेल्प करी और अल्टीमेटली जो कश्मीर था वो इंडिया का पार्ट बन गया, राइट। कब बना था? अक्टूबर 1947 में। उसके बाद आती है बात जूनागढ़ की। जो जूनागढ़ था, ये इंडिया का पार्ट कब बना था? फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में जूनागढ़ में करवाया गया रेफरेंडम। तो वहाँ के जो लोग थे उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हो या इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हो। लेकिन वहाँ पे जो रेफरेंडम का रिजल्ट निकला, रेफरेंडम मीन्स वोटिंग हुई थी वहाँ पे, तो जो वोटिंग हुई थी उसमें रिजल्ट क्या निकला कि जो जूनागढ़ के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थे वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। जिसकी वजह से जो जूनागढ़ था वो इंडिया में मर्ज हो गया। लेकिन जो इसके नवाब थे जूनागढ़ के, वो पाकिस्तान चले गए, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते थे। लेकिन वहाँ के लोग इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते थे, तो इसीलिए जूनागढ़ जो था वो इंडिया का पार्ट बन गया और उसका जो नवाब था वो
पाकिस्तान भाग गया, राइट। और लास्ट में हम बात करते हैं हैदराबाद की। अब हैदराबाद को हमने फोर्सफुली इंडिया के साथ मर्ज किया था। वहाँ पे मिलिट्री एक्शन हुआ, ऑपरेशन पोलो शुरू कर किया गया और अल्टीमेटली फोर्सफुली हैदराबाद का जो निज़ाम था उसको इंडियन यूनियन को ज्वाइन करना पड़ा। और इसके बाद बात आती है एक फ्रेंच कॉलोनीज की और दूसरी है पोर्चुगीज कॉलोनीज। अब जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, फ्रेंच कॉलोनीज कौन कौन सी थी उस टाइम पे? एक थी पौंडीचेरी, दूसरी थी चंदेल नगर, माहे, क्राइकल एंड यमन। तो ये जो पांचों की पांचों फ्रेंच कॉलोनीज थी ये इंडिया का पार्ट बनी बाय द एंड ऑफ 1954, राइट। ये थी फ्रेंच कॉलोनीज। उसके बाद आती है पोर्चुगीज कॉलोनीज। पोर्चुगीज कॉलोनीज कौन कौन सी थी? एक तो थी दादरा एंड नगर हवेली, ये 54 में इंडिया के साथ मर्ज हो गई थी, इंडिया का पार्ट बन गई थी। और गोवा एंड दमन एंड दीव, ये दोनों इंडिया का पार्ट बनी बाद में 1961 के अंदर, राइट। तो इस तरह से पूरी की पूरी जो स्टेट्स थी वो इंडिया के साथ मिली और इंडिया एक प्रॉपर कंट्री बन गया, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।